सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो क्लास 10th ज्योग्राफी का 6 चैप्टर हम पढ़ रहे थे, जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ये हमारा सेकेंड पार्ट रहेगा। इसमें हम देखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी, यानी इंडस्ट्री का क्या योगदान रहा है हमारी नेशनल इकोनॉमी में, यानी देश के अंदर जो भी पैसा वगैरह आ रहा है उसके अंदर इंडस्ट्री का क्या कंट्रीब्यूशन है। ओवर द लास्ट 2 decades द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज स्टैग्नेटेड एट 17% ऑफ जीडीपी। तो पिछले 20 साल का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो हमारी जीडीपी के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर है वो 17% है। जीडीपी के बारे में हम पढ़ चुके हैं इकोनॉमिक्स के अंदर कि पूरे देश के अंदर जितने रुपए का सामान बन रहा है या सर्विस दी जा रही है, वो जितना अमाउंट है, जितने रुपए का है, उसको हम जीडीपी कहते हैं। तो उसमें से 17% ही सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है। यानी अगर 100 रुपए का देश के अंदर सामान या सर्विस दी जा रही है तो 17 रुपए का ही सामान मैन्युफैक्चर करके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से बन रहा है। और ये 17% पिछले 20 साल से रुका है, यानी 20 साल पहले भी 17% था और 20 साल बाद भी 17% है। आउट ऑफ टोटल ऑफ 27% ऑफ द इंडस्ट्री विच इंक्लूड 10% फ्रॉम द माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि टोटल 27% इंडस्ट्री का है, यानी पूरे देश के अंदर जितने रुपए का भी सामान या सर्विस दी जा रही है उसमें से 27% इंडस्ट्री से आ रही है। अब इस इंडस्ट्री को दो हिस्से में इसने बांटा है। एक तो 17% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हैं और 10% किसका है, माइनिंग हो गया, यानी जमीन के अंदर से खुदाई करके किसी चीज को निकालना। और क्वेरिंग क्या होता है, जब सरफेस से किसी चीज को निकालते हैं, स्टोन वगैरह जैसे हो गया। और इलेक्ट्रिसिटी और गैस, ठीक है। दिस इज मच लोअर इन कंपैरिजन टू सम ईस्ट एशियन इकोनॉमीज वेयर इट इज 25 to 35%। और ये बहुत कम है अगर हम कंपेयर करें कुछ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज की, यानी ईस्ट एशिया के अंदर जो कंट्रीज हैं, जैसे आपका चाइना हो गया, जापान हो गया, कोरिया हो गया, उनसे अगर हम कंपेयर करें वहां तो 25 से 30% तक है और अपने यहाँ 17% पे ही रुका हुआ है 20 साल से। द ट्रेंड ऑफ ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग ओवर द लास्ट डिकेड हैज बीन अराउंड 7% पर एनम। अब जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसमें ग्रोथ हुई है। ऐसा नहीं कि जितने रुपए का सामान पहले बन रहा था या जितना अमाउंट ऑफ सामान पहले बन रहा था उतना ही बन रहा है। सामान ज्यादा बन रहे हैं, लेकिन ये जो रेट है वो 7% के अराउंड रही है ईयर वाइज। तो जो अभी हमने पढ़ा यहां से द ट्रेंड से लेकर पर एनम तक, इसको मैं समझाता हूं कि क्या मतलब है। किसी टाइम ये सर्वे किया गया होगा, उसके रिकॉर्ड के हिसाब से कह रहा है ओवर द लास्ट डिकेड ग्रोथ रेट की बात करते हुए कि कितना है, 7% पर एनम। यानी जिस समय सर्वे हुआ होगा, जिस समय की बात कर रहा है, उससे 10 साल पहले 7% ईयर वाइज चलता हुआ आ रहा है ग्रोथ। यानी 10 साल पहले मान लो 100 रुपए का सामान था तो उसमें 7% ग्रोथ हो गई। अगले साल वो कितने का हो गया, 107 रुपए का सामान बनने लगा। और उसके बाद 107 का 7%, इस हिसाब से जोड़ते जाएंगे तो 7% की ग्रोथ हो रही थी। और क्या कह रहा है, द डिजायर्ड ग्रोथ रेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, अगले 10 साल की उम्मीद लगाई जा रही है, ये चाहा जा रहा है कि अगले 10 साल के अंदर ये ऑन एन एवरेज कितना हो जाए, 12% हो जाए। अब ऐसा नहीं कि हर साल ये कांस्टेंट 12% होगा, बल्कि जब हम पूरे 10 साल का एवरेज निकालें तो 12% आ जाए। सिंस 2003 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज वंस अगेन ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 9 to 10%। तो कहीं पर होगा, यहां पर कहीं 2003 का रिकॉर्ड के हिसाब से बता रहा है कि 2003 के बाद से क्या हो गया है, ग्रोथ की रेट हमारी 9 to 10% हो गई है। और यह चाहा जा रहा है कि जब हम एवरेज निकालें पूरे 10 साल का तो हमारा 12% आ जाए। With appropriate policy intervention by government and renewed effort by the industry to improve productivity, economists predict that manufacturing can achieve its target over the next decade. तो जो इकोनॉमिस्ट हैं, इकोनॉमी के बारे में स्टडी करने वाले हैं, उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज लाई हैं, इंटरवेंशन का मतलब बीच में पड़ना, तो गवर्नमेंट ने अपना इस बीच में आई है कि हाँ हमको इसको इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए नई नई पॉलिसीज लेकर आई हैं, नए नए नियम कानून बनाए हैं। और जो रिन्यूड एफर्ट्स है, यानी जो अपनी कोशिश है उसको फिर से और नया किया है ताकि प्रोडक्शन बढ़ सके, ज़्यादा सामान बनाया जा सके। तो ये सारे जो काम हुए हैं उसकी वजह से उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया इकोनॉमिस्ट ने कि ये जो हमारा टारगेट है 12% वाला, वो अगले 10 साल में पूरा हो जाएगा। द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल एनएमसीसी हैज बीन सेटअप विद दिस ऑब्जेक्टिव। तो इसी ऑब्जेक्टिव के लिए, इसी चीज को पूरा करने के लिए कि हमारी ग्रोथ रेट 12% हो जाए, एनएमसीसी को स्टैब्लिश किया गया है। अब हम देख लेते हैं इंडस्ट्रियल लोकेशन, इंडस्ट्री कहां लगाना चाहिए। इंडस्ट्रियल लोकेशन आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। तो ये बहुत
आसान सा चीज़ नहीं है, बहुत मुश्किल है ये डिसाइड करना है कि इंडस्ट्री कहाँ लगनी चाहिए। दीज आर इन्फ्लुएंस बाय अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अब कुछ फैक्टर हैं जिस पे ये इंडस्ट्री की लोकेशन डिपेंड करती है कि इंडस्ट्री कहाँ लगेगी। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, यानी जो इंडस्ट्री के लिए कच्चा माल है वो मिल सके। जैसे आपको शुगर इंडस्ट्री लगानी, शुगर मिल लगानी है, तो आप ऐसी जगह देखोगे जहां गन्ना आसानी से आपको मिल जाए, शुगर केन आसानी से मिल जाए, और लेबर यानी मजदूर भी मिल जाए। इंडस्ट्री में, उस फैक्ट्री में काम कौन करेगा? जहां आसानी से मजदूर मिल सके और सस्ते रेट पे मजदूर मिल सके। और कैपिटल, यानी जहां आपको पैसे वगैरह का इंतजाम हो सके। अब पैसा आपको कहां से मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल आपको बैंक से लोन लेना पड़ेगा, तो आप देखोगे किस जगह बैंक से आसानी से लोन मिल जाएगा। और पावर, जैसे इंडस्ट्री है वहां इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, तो कहां पर हमको सही तरीके से पावर मिल सके, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गई, मिल सके और सही रेट पे मिल सके। और मार्केट भी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने सामान बना दिया लेकिन हमको बेचने के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सारी चीज हम देखते हैं इंडस्ट्री लगाने के लिए। इट इज रेयरली पॉसिबल टू फाइंड ऑल दीज फैक्टर्स अवेलेबल एट वन प्लेस। तो इन सारी चीजों को एक जगह मिल जाना ये बहुत ही मुश्किल है। कॉन्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी टेंड टू लोकेट एट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस वेयर ऑल द फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन आर आइदर अवेलेबल और कैन बी अरेंज एट अ लोअर कॉस्ट। तो इसीलिए जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, यानी जहां पर मैन्युफैक्चरिंग करनी है, उसको ऐसी जगह लगाया जाता है, यानी इंडस्ट्री को ऐसी जगह लगाया जाता है जहां ये सारी चीजें हमको मिल जाए, या अगर नहीं मिलनी है तो वहां लगाने के बाद अरेंजमेंट हो सके। फॉर एग्जाम्पल यूपी और बिहार से लेबर जाते हैं दिल्ली और महाराष्ट्र के अंदर काम करने के लिए, तो इंडस्ट्री तो हमने लगा दी, मान लो दिल्ली में लगा दिया या महाराष्ट्र के अंदर लगा दिया, लेकिन हमने लेबर्स का अरेंजमेंट कर दिया। तो एक तो चीज ये है कि इंडस्ट्री ऐसी जगह लगाए जहां ये सारी फैसिलिटी हमको मिल जाए, या इंडस्ट्री लगाने के बाद हम सही रेट पे, कम कॉस्ट पे ये सारे अरेंजमेंट कर सकें। आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट, अर्बनाइजेशन फॉलोज। और जब इंडस्ट्री की एक्टिविटी शुरू होती है, यानी इंडस्ट्री लगती है, वहां मैन्युफैक्चरिंग होने लगती है, सामान बनने लगता है, तो अर्बनाइजेशन होने लगता है, यानी वो एरिया शहर बनने लगता है। शहर कैसे बनेगा? अब फैक्ट्री लगी, फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले होंगे, काम करने वाले चाहेंगे कि आस ही पास रहें। अब वहां पर रहेंगे तो मार्केट वहां खुलेगी। अब इंडस्ट्री है तो गवर्नमेंट वहां इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड करेगी और रोड भी बनाएगी। इस तरह देखते देखते लोग वहां सेटल होने लगेंगे, घर बनाने लगेंगे, और लोग आ गएंगे तो हॉस्पिटल, स्कूल। तो इस तरह करते करते इंडस्ट्री के लगने की वजह से वो एरिया सिटी बन गया, यानी उसका अर्बनाइजेशन हो गया। समटाइम्स इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन और नियर द सिटीज। कभी कभी इंडस्ट्री कहाँ लगाई जाती है? या तो बिल्कुल शहर के अंदर या शहर के करीब लगाई जाती है। दस इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है और अर्बनाइजेशन है वो साथ साथ चलते हैं। अगर अर्बनाइजेशन होगा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, क्योंकि एक फैक्टर क्या था कि मार्केट होनी चाहिए, और जहां अर्बनाइजेशन होगा, सिटी होगा, वहां मार्केट होगी। तो अर्बनाइजेशन की वजह से इंडस्ट्री आके लगेगी, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, और इंडस्ट्री की वजह से अर्बनाइजेशन होगा। तो ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। सिटीज प्रोवाइड मार्केट एंड ऑल्सो प्रोवाइड सर्विस सच एज बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट। तो सिटीज के अंदर क्या फैसिलिटी मिलती है? एक तो मार्केट होता है, इसलिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो चाहते हैं कि इंडस्ट्री लगे। और मार्केट के अलावा बैंकिंग फैसिलिटी आपको मिल जाएगी, बैंक वगैरह से लोन लेना हो, इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्ट आपको अच्छे से मिल जाएगा, लेबर मिल जाएंगे। इतने लोग आसपास अब रह रहे हैं तो उनमें से बहुत सारे लोग होंगे जिनको काम की जरूरत होगी, तो लेबर आपको मिल जाएगा। कंसल्टेंट हो गया, किसी बारे में आपको सलाह लेनी है तो वो मिल जाएगा। फाइनेंशियल एडवाइस, यानी कहाँ पर कैसे पैसा लगाना है। ऐसी बहुत सारी कंपनी होती है जो फाइनेंशियल एडवाइस देती है, यानी अगर मान लीजिए आपको इंडस्ट्री खोलनी है तो आप उनको कुछ पे करेंगे, पैसा देंगे, तो वो पूरा आपको गाइड करेंगे कैसे कैसे कहाँ पैसा लगाना है, क्या काम करना है। ठीक है, तो सिटी ये सारी फैसिलिटी देती है, इसीलिए ये कोशिश रहती है कि इंडस्ट्री सिटी के आसपास लगे। Many industries tend to come together to make use of advantages offered by the urban center known as agglomeration economics। अब ये एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स क्या होता है? जब बहुत सारी इंडस्ट्री एक साथ मिलकर आती हैं और एक ही जगह पर वो इंडस्ट्री लगाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल किसी एरिया के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्री लग गई तो उससे हर इंडस्ट्री को फायदा होगा। पहली चीज, गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से वहां ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन जब बहुत सारी इंडस्ट्री लग जाएगी, 100,000 इंडस्ट्री, तो कोई भी गवर्नमेंट आए, नियम कानून कैसा भी बने, इस बात को ध्यान में रखा जाएगा कि इतनी ज्यादा इंडस्ट्री है और इसको हम इधर उधर कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो सारी इंडस्ट्री को फायदा होता है, वहां रोड बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई होगा, तो सारे फायदे मिलते हैं। इसी को कहते हैं एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स, यानी इंडस्ट्री को, कई सारी इंडस्ट्री मिलकर एक जगह लग जाए।
जिसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल एरिया, यानी उस एरिया के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्री है। ग्रेजुअली अ लार्ज इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन टेक प्लेस। तो धीरे धीरे क्या होगा, पहले तो स्टार्टिंग में कुछ ही इंडस्ट्री होंगी, उसके बाद और ज्यादा इंडस्ट्री वहां लगना शुरू हो जाएंगी। जब देखेंगे कि वहां पर एक एग्लोमरेशन हो गया, एग्लोमरेशन वर्ड का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ थिंग्स। तो जब देखेंगे यहाँ कई इंडस्ट्री यहाँ लग चुकी हैं और यहाँ सही है, सेफ है, और गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है, यहाँ पर लोन भी अच्छे से प्रोवाइड किया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी सस्ते रेट पे मिल रही है, तो और ज्यादा ये एग्लोमरेशन जो है वो बढ़ जाएगा। In pre-independence period, most manufacturing units were located in places from the point of view of overseas trade such as Mumbai, Kolkata, Chennai, etc. तो आज़ादी से पहले जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज थी वो इस बात को ध्यान में रख के लगाई जाती थी कि जहां से ओवरसीज ट्रेड हम कर सकें, यानी दूसरे देश में सामान पहुंचा सकें। जैसा आपका मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, यहाँ आसानी से अगर हम यहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे तो बहुत आसानी से शिप्स के जरिए अलग अलग कंट्रीज तक हम सामान पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए इन जगह पर शुरुआत में आज़ादी से पहले इंडस्ट्री लगाई गई। Consequently, there emerged certain pockets of industrially developed urban centers surrounded by a huge agricultural rural hinterland. तो इसके रिजल्ट में क्या हुआ, यानी इंडस्ट्री लगने की वजह से क्या हो गया कि इंडस्ट्री डेवलप्ड अर्बन सेंटर्स बन गए। अर्बन सेंटर मतलब जहां पर ढेर सारे लोग रहते हैं। अब इंडस्ट्री लगी, जैसे हम पढ़ चुके हैं कि इंडस्ट्री लगने की वजह से अर्बनाइजेशन होता है, लोग वहां आके रहने लगते हैं। तो ऐसा ही हुआ, इंडस्ट्री के आसपास लोग आके रहने लगे, लेकिन इंडस्ट्री से दूर जो एरिया थे, जो और आसपास के एरिया थे, वहां पर खेती वगैरह हो रही थी। इसीलिए यहां कहा गया है कि सराउंडेड बाई ह्यूज एग्रीकल्चरल रूरल हिंटरलैंड। हिंटरलैंड मतलब अंदर का एरिया, यानी कंट्री के और अंदर साइड अगर हम चले आए, बॉर्डर पे यानी जो समुद्र से लगा हुआ एरिया है वहां हमने फैक्ट्री लगा दी, लेकिन अंदर के एरिया के अंदर जहां पे इंडस्ट्री वगैरह लगी नहीं लगी थी, वहां पर खेती वगैरह अभी भी हो रही थी, और ये जो इंडस्ट्री वाला एरिया था वहां डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था, वहां लोग आकर रहने लगे थे। अब हम देखते हैं इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज। तो सबसे पहली चीज है इनपुट, यानी इंडस्ट्री के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होगा उसको चलाने के लिए, रॉ मटेरियल। अगर आपको शुगर मिल लगानी है, शुगर चाहिए, तो शुगर केन की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा शुगर इंडस्ट्री के लिए, शुगर केन, और दूसरे उसके कंपोनेंट पार्ट्स, यानी और भी चीज। ऐसा तो है नहीं कि गन्ने को डाले और सीधे बन गया शुगर, और भी चीज चाहिए होगी, तो ये इनपुट हो गया। और एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी ये चीज तो होनी ही चाहिए। जैसे आपका लैंड, अब इंडस्ट्री कहां लगाओगे, जमीन होनी चाहिए, लेबर मजदूर होने चाहिए, कैपिटल आपके पास पैसा होना चाहिए, एंटरप्रेन्योर होने चाहिए, यानी जो इंडस्ट्री को चलाने वाले हैं, इंडस्ट्री के मालिक हैं, जो पैसा असल में लगाएंगे वो, और इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, यानी वहां पर रोड वगैरह होनी चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की फैसिलिटी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें तो होनी चाहिए। तो पहला हमने देख लिया इनपुट, रॉ मटेरियल। अब वो रॉ मटेरियल क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा और फैक्ट्री के अंदर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल शुगर केन पहुंच गया ट्रांसपोर्ट के जरिए फैक्ट्री के अंदर। अब शुगर केन से क्या बनाया हमने, शुगर बनाया, यानी आउटपुट प्रोडक्ट बनाया जिसको हमको बेचना है। इसको फिर ट्रांसपोर्ट करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं फैक्ट्री के बाहर दुकान लगा के बैठ गए, उसको कहां पहुंचाना पड़ेगा, मार्केट तक। मार्केट में ही जाके बिकेगा, कैसे पहुंचाएंगे, ट्रांसपोर्ट के जरिए। अब जब मार्केट में बेचेंगे तो हमको क्या मिलेगा, पैसा। ठीक है, ये हो गया काम। अब देखिए यहां पर एक और एरो से डायग्राम बना के दिखाया गया, डबल एरो। इसका मतलब क्या है, यहां से जो एरो निकल के यहां एंड हो रही है, ठीक है, इस एंड का मतलब ये है कि इनपुट से हमने मनी बनाया। ये डायरेक्ट आपको प्रोसेस दिखा रहा है कि यहां से लेकर हमने इस इनपुट को, जो रॉ मटेरियल था, उसको मनी में कन्वर्ट किया। कैसे कन्वर्ट किया वो इस एरो से दिखाया है पूरा प्रोसेस। ये जो एरो आ रही है वो डायरेक्ट आपको दिखा रही है कि जो रॉ मटेरियल था, जैसे शुगर केन था, उससे हमने पैसा कैसे बनाया, ये डायरेक्ट हो गया। अब ये एरो जो जाकर यहां एंड हो रही है, इसका मतलब ये है कि रॉ मटेरियल के लिए भी आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो पैसा देंगे तो आपको ये इनपुट यानी रॉ मटेरियल वगैरह मिलेगा। पैसे से आपको जमीन, लेबर, कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो डबल एरो का मतलब ये है। द की टू डिसीजन ऑफ फैक्ट्री लोकेशन इज लीस्ट कॉस्ट। तो फैक्ट्री कहां लगेगी, ये डिसीजन, सबसे मेन चीज क्या होती है, लीस्ट कॉस्ट, यानी कम से कम जहां हमको खर्चा पड़े वहीं इंडस्ट्री लगाएंगे। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्पेशलाइज्ड लेबर आल्सो इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो सबसे मेन चीज तो पैसा है, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी भी हम देखते हैं कि वहां पर गवर्नमेंट की क्या नियम कानून है, और स्पेशल हमको लेबर मिल सके, जिस काम के लिए हमें लेबर चाहिए वैसे काम करने वाले लेबर हमको मिल सके। तो ये चीज भी डिसाइड करती है कि कहाँ लगना चाहिए, लेकिन मेन चीज तो पैसा है, जहां सस्ता पड़ेगा वहीं इंडस्ट्री लगेगी।
अब ये एक और डायग्राम आपको दिया हुआ है, आइडियल लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज है कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल एट साइट, यानी जहां भी इंडस्ट्री हमने लगाई है, यहां मान लीजिए इंडस्ट्री हमने लगाई है, तो यहां पर हमको इस रॉ मटेरियल को हासिल करने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा, क्या कॉस्ट पड़ेगी। अब इसमें दो चीज होती है, एक तो वो सामान कितने का है इसको देखा जाएगा, फिर उसको फैक्ट्री तक पहुंचाने का कितना खर्चा लगेगा यानी ट्रांसपोर्ट का। अब जितना दूर रहेगा ये फैक्ट्री उतना ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि उतना ज्यादा आपको ट्रांसपोर्ट में पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो एक तो चीज ये है कि यहां पर हमको जो रॉ मटेरियल है वो कितने का पड़ेगा। दूसरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट, यानी उस मैन्युफैक्चरिंग करने में हमको कितना खर्चा आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर लेबर रखेंगे तो लेबर की सैलरी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, वहां अगर जमीन हमने किराए पे ली है तो उसका किराए का कॉस्ट, या हमने खरीदी है, तो ये सारा जो प्रोडक्शन का कॉस्ट होता है यानी जो बनाने के टाइम जो पैसा लगता है उसको हम देखेंगे। तो हम ये चाहेंगे जहां पर कम पैसे में सामान बन जाए वहीं इंडस्ट्री लगाई जाए। और तीसरी चीज है कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, अब बनाने के बाद मार्केट में बेचना पड़ेगा, अब मार्केट बहुत दूर होगी तो फिर ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ जाएगा। तो तीन चीज हम बेसिकली ऐसे देखते हैं कि सामान कितने का पड़ेगा, बनाने में कितना सामान पैसा लगेगा, और इसे डिस्ट्रीब्यूट करने में मार्केट में कितना पैसा लगेगा। चौथा चीज है डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री एट साइट, अब ये तीनों चीजें बैलेंस करके हमको देखनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल एक जगह है वहां पर रॉ मटेरियल हमको 10 रुपए का मिलेगा और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो हमारी 20 है और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी 20 है, तो टोटल हमको खर्चा कितना पड़ेगा, 50 हो जाएगा। वहीं दूसरा केस लेते हैं, यहां पर हमको रॉ मटेरियल 20 रुपए का मिल रहा है लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट 10 और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 10, तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली ये नहीं देखेंगे रॉ मटेरियल तो ये 10 वाला सस्ता मिल रहा था लेकिन टोटल कॉस्ट हमारी 50 हो जा रही थी। यहां रॉ मटेरियल तो महंगा है लेकिन बाकी सारी चीजें सस्ती हैं। तो इन तीनों में बैलेंस करके देखना पड़ता है कि हाँ कहां पर हम इंडस्ट्री लगाएं कि इन तीनों को मिलाकर हमारा सस्ता पड़े। ठीक है, तो ये होता है डिसीजन ऑफ लोकेट फैक्ट्री एट साइट, कि कहां पर फैक्ट्री हमको लगानी है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट हो गए जिसको हम देखकर इंडस्ट्री को लोकेट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, अब इंडस्ट्री को किस तरह से क्लासिफाई करते हैं वो देखते हैं। लिस्ट ऑफ वेरियस मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट यू यूज इन योर डेली लाइफ, तो हम बहुत सारे मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट यूज करते हैं, यानी इसको बनाया गया होता है फैक्ट्री के अंदर। जैसा आपका ट्रांजिस्टर हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है एम्पलीफाई करने के लिए, ये आगे आप साइंस वगैरह में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक बल्ब, वेजिटेबल ऑयल, सीमेंट, ग्लासवेयर यानी कांच का सामान, पेट्रोल हो गया, मैचेस हो गया यानी माचिस, स्कूटर्स, ऑटोमोबाइल्स, मेडिसिन एंड सो ऑन। तो ये सारे सामान जो हम डेली यूज करते हैं। If we classify various industries based on particular criteria, then we would be able to understand their manufacturing better. तो अगर हम इसको क्लासिफाई कर दें अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से, उसको हम ग्रुप में बांट दें, तो हमारे लिए ये समझना आसान हो जाएगा कि इनको बनाया कैसे गया है। तो कैसे क्लासिफाई करते हैं ये हम देखते हैं। तो कई क्राइटेरिया है क्लासिफाई करने के। पहला क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, यानी जो रॉ मटेरियल है वो कहां से मिल रहा है। पहला एग्रो बेस्ड, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी, अभी के लिए बस बेसिक्स इंट्रोडक्शन है। एग्रो बेस्ड मतलब जहां पर रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर के जरिए मिल रहा है, खेती के जरिए, जैसे कॉटन हो गया, वूल, जूट, सिल्क, रबर, शुगर, टी, कॉफी, एडिबल ऑयल्स। दूसरा मिनरल बेस्ड, जैसे आपका आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन टूल, पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, तो ये मिनरल बेस्ड है, यानी इनकी खेती नहीं की गई, ये मिनरल है जिनको हमने निकाला है। दूसरा क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, उनका काम क्या है। Basic or key industries are those which supply their product as raw material to manufacture other goods. Example, iron, steel and copper smelting, copper, aluminium smelting. तो बेसिक और की इंडस्ट्री क्या होती हैं, जो डायरेक्ट कस्टमर की यूज के लिए सामान नहीं बनाती बल्कि किसी दूसरी इंडस्ट्री के लिए वो सामान बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन है, स्टील है, वो आप लेके क्या करोगे, आयरन का रॉड बहुत बड़ा आपको मिल गया तो आपका तो किसी काम का नहीं है, आपको तो उस आयरन से या स्टील से बनी हुई चीजें चाहिए होंगी। तो कुछ इंडस्ट्री होती हैं वो क्या करती हैं, वो ओर से आयरन में कन्वर्ट करती हैं और उससे स्टील बनाती हैं और वो स्टील दूसरी इंडस्ट्री में यूज होता है। दूसरी है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, यानी ये वो सामान बनाती है जो डायरेक्टली कंज्यूमर यानी जो कस्टमर है वो यूज करता है, डायरेक्टली यूज बाय कंज्यूमर। जैसे शुगर हो गया, टूथपेस्ट, पेपर, स्विंग मशीन, फैंस एक्सेट्रा। तो ये सब हम जो है डायरेक्टली यूज करते हैं, जैसे आपका शुगर हो गया, टूथपेस्ट हो गया, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, यानी यहां वो सामान बनता है जो डायरेक्टली कंज्यूमर यूज करता है। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा लगाया गया है इसके हिसाब से।
A small scale industry is defined with reference to the maximum investment allowed on the assets of unit. तो स्मॉल इंडस्ट्री के अंदर एक लिमिट डिसाइड कर दी गई होती है कि स्मॉल इंडस्ट्री वो है जो इतने अमाउंट के अंदर अंदर पैसा लगा सकती है अपनी चीजों पर. दिस लिमिट हैज चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. अब कितना पैसा, इसकी जो लिमिट है वो बदलती रहती है, ऐसा नहीं कुछ फिक्स है. एट प्रेजेंट द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इज ₹1 करोड़. अभी के लिए क्या है, 1 करोड़ है. यानी जो इंडस्ट्री 1 करोड़ के अंदर अंदर पैसा लगा रही है अपनी इंडस्ट्री के अंदर, उन्हें हम स्मॉल इंडस्ट्री कहेंगे. और जो उससे ज्यादा लगाएंगी वो हमारी लार्ज इंडस्ट्री हो गई. ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कौन मालिक होगा? पहला आपका पब्लिक सेक्टर हो गया, जिसको गवर्नमेंट एजेंसी कंट्रोल करती है, यानी उसकी मालिक भी है और उसे चलाने वाली भी गवर्नमेंट ही है, जैसे भेल और सेल एक्सेट्रा. दूसरा आपका प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज हो गया, जिसकी मालिक और चलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? वो किसी एक आदमी, या अगर उस इंडस्ट्री को खोलने वाले कई लोग मिलके खोले हैं तो वो जो ग्रुप वाले लोग हैं वो उसके मालिक होंगे और वही कंट्रोल करते हैं. जैसे टिस्को हो गया, बजाज ऑटो लिमिटेड हो गया, डाबर इंडस्ट्री हो गया. ये सब क्या है, प्राइवेट है, यानी इसको सरकार कंट्रोल नहीं करती, सरकार नहीं चलाती, बल्कि प्राइवेटली कुछ लोग चलाते हैं. ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या होती है? जो स्टेट यानी गवर्नमेंट और एक आदमी या जो कंपनी कई लोगों ने मिलाकर बनाई होती है वो मिलके चलाती है, यानी प्राइवेट और गवर्नमेंट मिलके जो चलाते हैं वो ज्वाइंट सेक्टर हो गया. जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये क्या है, पब्लिक और प्राइवेट मिलके बनाई गई है. फिर आता है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, वर्कर्स और बोथ. तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में मैंने इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ाया हुआ है कि जहां बहुत सारे लोग मिलकर और कुछ काम अपना करते हैं, वो आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गया. तो जब बहुत बड़े लेवल पर होने लगता है तो पूरा उसको हम कहते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर्स. इसमें क्या होता है, जो रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करने वाले, जैसे मान लो गन्ने की खेती करने वाले किसान हैं, अब 100 या 1000 किसान मिल गए और उन्होंने कहा कि हम अपने गन्ने को शुगर मिल को बेचते हैं, इससे अच्छा हम खुद ही शुगर मिल बना लें, यानी हम गन्ने को बोएं भी और हम में से कुछ लोग ऐसा करें कि इंडस्ट्री को चलाएं भी. तो इससे क्या होगा, और ज्यादा फायदा हो जाएगा. तो इसमें मालिक क्या होता है, जो प्रोड्यूस कर रहा है या सप्लाई कर रहा था पहले रॉ मटेरियल इंडस्ट्री को, वो खुद ही बनाने लगे. या काम करने वाला, मान लो इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाले कुछ वर्कर थे, उन्होंने कहा कि चलो हम लोग पैसा मिलाते हैं और हम लोग अपनी खुद की एक इंडस्ट्री खोल लेते हैं. तो ये क्या होता है, कोऑपरेटिव, जहां बहुत सारे लोग मिलकर किसी इंडस्ट्री को बनाते हैं और उसमें पैसा लगाते हैं. दे पूल इन रिसोर्सेज, तो अपना जो पैसा है उसको कलेक्ट करते हैं और साथ में मिलकर लगाते हैं. एंड शेयर प्रॉफिट और लॉस, और जो भी फायदा नुकसान होता है वो उसी हिसाब से जितना पैसा जिसने लगाया था या जितना सामान जिसने लगाया था उसी हिसाब से बांट लिया जाता है. एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, जो महाराष्ट्र के अंदर शुगर इंडस्ट्री है या कोयर इंडस्ट्री केरला की, वो क्या है, कोऑपरेटिव सेक्टर है, यानी बहुत सारे लोगों ने मिलकर इंडस्ट्री खोली हुई है और उसी हिसाब से वो अपना प्रॉफिट बढ़ता है उनमें. फिर है बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ द रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड. अब जो रॉ मटेरियल है उसका वजन कितना है, या जो सामान वहां से बन रहा है उसका वजन कितना है, उसके हिसाब से भी देखा जाता है. जैसे आपका हैवी इंडस्ट्रीज हो गया, आयरन एंड स्टील, ये सब बहुत भारी भारी होते हैं, लोहा बहुत भारी होता है, स्टील. तो यहाँ जो रॉ मटेरियल है वो भी भारी है और यहाँ से जो सामान बन रहा है वो भी बहुत भारी है. फिर लाइट इंडस्ट्री हो गई, जैसे कि जो हल्का सामान मटेरियल बनाते हैं, यानी रॉ मटेरियल भी हल्का होता है और जो वहां से प्रोडक्ट बनता है वो भी हल्का होता है. जैसे इलेक्ट्रिकल गुड्स इंडस्ट्रीज हो गया, जो इलेक्ट्रिकल का सामान बनाते हैं, बल्ब हो गया, स्विचेस हो गया, ये सब क्या होता है, बहुत हल्का सामान होता है. प्लास्टिक वगैरह क्या होता है, हल्का होता है. अगर आयरन स्टील से कंपेयर करें तो प्लास्टिक हल्की होती है. तो इस तरह से भी क्लासिफिकेशन होता है कि हैवी इंडस्ट्री है या लाइट इंडस्ट्री है. ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही. आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए. अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए. और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए. बेल आइकन दबाएंगे तो नई वीडियो आते ही आपको मैसेज चला जाएगा. और बेल आइकन में भी ऑप्शन पूछता है तो अब ऑल पे क्लिक करना, ताकि सारी वीडियो का आपको मैसेज पहुंच सके. और अगर आपको और वीडियोस देखनी है दूसरे सब्जेक्ट की या इसी सब्जेक्ट की और वीडियोस, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, वहां से जाके देख सकते हैं. ओके, थैंक यू.